अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलें जी, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल बनाते हैं। इसके लिए मैंने MDF बोर्ड ले लिया है। ये हमारी टेक्निक थोड़ी सी फर्नीचर अपसाइकलिंग के लिहाज से भी हम यूज़ कर सकते हैं। समझ लें आपके पास एक वुडन बेस है, आपके पास या कोई पुराना फर्नीचर है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट भी चॉक पेंट्स जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। चॉक पेंट्स की क्वालिटी बस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है MDF बेस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ है। बेस इसकी मोटी है और ये मुझे भेजा था गुज़ेल मिराकी ने। अब इसके ऊपर मैं डायरेक्ट चॉक पेंट कर रही हूँ। चॉक पेंट की खूबसूरती ये होती है कि आप फर्नीचर के ऊपर, वुडन पीसेस के ऊपर डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छे से आपके पास बस ब्रश होना चाहिए, और डिपेंड करता है कि अगर बहुत बड़ा पीस है तो ज़ाहिर है आप थोड़ा मोटा और बड़े साइज़ का ब्रश ले सकते हैं। सो पहला कोट लगाने के बाद आपको शायद ऐसा लगे कि यार ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, और उसका ये है कि आप 1 से 2 कोट्स लगाएंगे तो बेस्ट किस्म की जो फिनिशिंग है ना वो आपको मिल जाएगी। अभी आपके सामने ही मैं सारा कर रही हूँ, कोई स्पीड में तेज़ नहीं करी, बिल्कुल समझ लें अगर 10 स्ट्रोक्स मैं लगा रही हूँ अपने इस MDF बोर्ड के ऊपर, तो उन 10 स्ट्रोक्स में से ओनली 1 टाइम मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं इसको थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स कर लूँ। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि बेहतरीन तरीके से इसकी पूरी की पूरी जो कवरिंग है वो हो जाएगी। और ये मैंने एक आपको छोटे ब्रश के साथ लगा के दिखाया स्ट्रोक पानी के साथ, लेकिन उसकी वो वाली फिनिशिंग जो है ना वो नहीं आ रही जितनी मुझे दूसरे वाले ब्रश के साथ मिल रही थी। और यही है कि एक दफ़ा आप कोट लगाएं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप दूसरी दफ़ा उसको कोट लगा सकते हैं। अच्छा, अब चॉक पेंट की खूबसूरती ये है कि उसके नीचे अगर आपने प्राइमर नहीं भी किया ना, तो प्राइमर तब भी आपको चॉक पेंट जो है वो 1 से 2 कोट या तीसरे कोट में बेहतरीन आपको फिनिशिंग दे देगा। अदरवाइज़ प्राइमर लगाना हमेशा एक रिकमेंडेड स्टेप होता है, चाहे आप कैनवस के ऊपर काम करें, चाहे आप वुड के ऊपर काम करें, चाहे आपका कोई पुराना फर्नीचर पीस है जिसके ऊपर आपने रीवैम्प करना है या फर्नीचर अपसाइकलिंग उसकी करनी है, तो आप प्राइमर जो है ना सैंडिंग करने के बाद लाजमी करें। अब सैंडिंग का भी हम आगे चल के देखेंगे कि कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल MDF बेसिस होती हैं या इस तरह वुडन पीसेस होते हैं, उनके ऊपर हमें सैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। सैंडिंग हमें वहाँ करनी पड़ती है जहाँ पे बहुत ही पेंट हुआ हुआ फर्नीचर हो, आपके पास बहुत ही डिको पेंट टाइप का फर्नीचर हो, तो वहाँ पे आपको सैंडिंग करनी पड़ती है ताकि आप जिस टाइम अप्लाई करें पेंट तो वो बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से एक स्मूथ फिनिश के साथ आ जाए। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी सिर्फ एक सिंगल कोट लगाया है मैंने। सिंगल भी कोट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और साथ साथ बिल्कुल हल्की जो है ना कह लें हल्का सा मैं डिप करती हूँ ब्रश को पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं लगाती, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना वो चॉक पेंट की फिनिश्ड वाली लुक जो है ना थोड़ी सी मैट वाली वो आना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे मैंने इसको जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा मुझे चॉक पेंट जो है ना वो और चाहिए, तो वहाँ पे मैं और लगा लेती हूँ। सो आप एक पहले कोट की दफ़ा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी जो है ना तरफ अपना ब्रश वगैरह घुमा सकते हैं किसी भी साइड पे और इस तरह करके, लेकिन जिस टाइम आपने उसको सेकंड टाइम लगाना है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये फास्ट ड्राइंग भी है, जल्दी जल्दी साथ साथ ड्राई भी हो रहा है, और इसीलिए इसको मैं जो है ना वो थोड़ा सा पानी भी लगा रही हूँ ताकि जो मेरी इसकी एप्लीकेशन है ना वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। तो अभी देखते ही देखते जो वुडन पीस था रॉ किस्म का, आप देख रहे हैं कि इस चॉक पेंट के साथ कितने बेहतरीन तरीके से जो है ना वो पूरे की पूरी इसकी कवरेज हो चुकी है। सो यहाँ पे अभी बेशक मैं इसके ऊपर रेजिन करूँ या हम अपनी कोई डीकूपाज की टेक्निक करें या कुछ भी करें, तो बेस्ट एज़ कि आप अपनी बेस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना लें। अब चॉक पेंट भी हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वेंडर्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के चॉक पेंट्स अब प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। सो बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट लिस्ट आपके पास है। बेहतरीन वाले हमारे चॉक पेंट्स जो है ना वो हमें मिल सकते हैं के आर्ट से, फर्निशेस नॉस्टैल्जिया से, अब और भी 2-4 ब्रांड्स हैं जहाँ से आप चॉक पेंट्स वगैरह ख़रीद सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अपने फायर ग्लास क्रिस्टल्स को साइड पे लगा लिया,
एंड देन टेपिंग कर ली। टेपिंग का आपको अब अच्छे तरीके से पता चल गया कि मैं अपना कोई भी वुडन पीस जो है ना वो उसको टेप के बगैर हम नहीं जो है ना उसके ऊपर रेजिन पोर करते। सिंपल रेजिन बनाया 350 ग्राम तक, 360 ग्राम तक मैंने रेजिन बनाया था, जिसके अंदर कह लें कि 120 हार्डनर था और 240 मैंने इसके अंदर रेजिन डाला। 5 मिनट्स इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। उसके अंदर पर्ल ब्लैक कलर मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा शाइनी शाइनी सा इफ़ेक्ट चाहिए था, बिल्कुल मैट नहीं था। मैट जो लुक थी वो नीचे वाले उसके जो वुडन पीस है उसकी बेस मैंने ब्लैक बनाई थी। सो यहाँ पे आपने देख लिया, क्योंकि मैंने डार्क कलर करना था और मुझे पता था कि मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर करना है। सो आई अप्लाइड डायरेक्टली दैट चॉक पेन। मैंने कोई प्राइमर की बेस नहीं लगाई, कोई मैंने डिफरेंट उसमें कलर नहीं किए। डायरेक्ट चॉक पेन के साथ मैंने बेहतरीन सी बेस बना के एंड देन साइड पे फायर ग्लास क्रिस्टल्स लगा दिए और साथ ही साथ मैंने ब्लैक कलर का रेजिन जो था ना वो अपना बना के उसके ऊपर पोर कर दिया। अगेन पॉप्सिकल के साथ जो है वो आप अच्छे तरीके से सारी साइड्स कवर कर देते हो और ये जो फायर ग्लास क्रिस्टल्स लगे हुए हैं ये भी आपके इसी के साथ ही कवर हो जाते हैं। इन केस आपको लगे कि यार थोड़ा सा मेरा रेजिन जो है ना वो ज़ाया हो रहा है या मेरे पास जो है वो कोई ट्रांसपेरेंट वाले पड़े हुए हैं फायर ग्लास क्रिस्टल्स, तो वो भी आपके ब्लैक रेजिन के अंदर आके बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से जो है ना वो जुड़ जाएंगे। सो यहाँ पे स्लोली पॉप्सिकल की मदद के साथ मैं क्या कर रही हूँ कि अपना जो मेरा रेजिन है वो मैं स्प्रेड आउट कर रही हूँ ताकि एक फ़ाइन और एक स्मूथ सी उसकी फिनिश आ जाए। सो यहाँ पे बस अगेन मैं आप लोगों को बताती चलूँ, हाईली रिकमेंडेड है। प्लीज़ वेयर ग्लव्स अगर आपको किसी भी किस्म का कोई एलर्जी या इस तरह का इशू है। मैं ग्लव्स पहन के मेरे से काम नहीं होता, मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है। सो मैं क्या करती हूँ कि आई कीप द बेबी वाइप्स विद मी। जिस तरह ही कहीं हल्का सा भी मुझे एक कतरा भी लग जाए रेजिन का मेरे हाथ पे या मेरे कपड़ों वगैरह पे, तो मैं फ़ौरन बेबी वाइप्स के साथ उसको जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे एक ये भी ट्रिक शेयर कर दूँ, अगर आपके हाथ पे रेजिन लग गया है और आपने डायरेक्ट जाके उसको वॉशरूम में अपने मतलब बेसन के नीचे हाथ साबुन के साथ धोना शुरू कर दिया है तो वो रेजिन आपका और स्टिकी हो जाएगा। सो बेबी वाइप्स एक बहुत ही अच्छी आपके पास ट्रिक है कि आपने फ़ौरन अपने हाथों को बेबी वाइप्स के साथ साफ़ कर लेना है एंड देन बाद में आप जाके अपने हाथ वगैरह जो है ना वो धो सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने बबल्स वगैरह रिमूव कर दिए थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्रेलिक का मेरे पास ये आया हुआ था, पीआर ही था गुज़ेल मिराकी की तरफ से। बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी और मज़े की बात कि आई वॉज़ यूजिंग दिस कलर, दिस रोज़ गोल्ड कलर, आप इसको कॉपर कलर भी कह सकते हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो मैंने इसको जिस तरह ये मेरे पास आया था मैंने तभी सोच लिया था कि यार मैं इसको ब्लैक कलर का बनाऊंगी ताकि जो है ना एक रॉयल सी इसकी लुक आए। और ब्लैक और गोल्ड तो काफ़ी हो गया, तो ब्लैक और कॉपर के साथ जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है ना, ट्रस्ट मी इट वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था। सो वंस अगेन नॉर्मल सिंपल बेस बनाई है मैंने, कोई टॉप कोट वगैरह की ज़रूरत नहीं क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत 3D टाइप का झरोका एक्रेलिक और प्लास्टिक का दोनों का बना हुआ था। सो बहुत ही ज़बरदस्त ही मुझे लग रहा था। फायर ग्लास क्रिस्टल्स को मैंने साइड पे कर दिया पहले। अच्छा मैं बता दूं कि मुझे पहले पता था कि ये मैंने मिड में लगाना है, तो मैंने फायर ग्लास क्रिस्टल्स की बहुत ही छोटी सी बॉर्डर लाइन बनाई थी, लाइक 1 इंच से भी कम आप कह लें। और क्योंकि मैंने पहले रख के अंदाज़ा लगा लिया था कि इतने हिस्से पे जो है ना वो मेरा ये एक्रेलिक का कटआउट, ये जो झरोके का बना हुआ है ये आ जाएगा। सो उस लिहाज से मैंने बस फायर ग्लास क्रिस्टल्स को जो है ना वो एडजस्टमेंट उनकी शुरू कर दी ताकि ये जो मेरा झरोका है वो किसी किस्म के ऐसा ना हो कि कहीं से उखड़ा सा हो। सो बहुत ही बेहतरीन और फ्लैट तरीके से अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको पास करके भी दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना हल्का सा कतरा मेरा रेजिन का इसके ऊपर वाइट वाले हिस्से पे लग गया था। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में वही बेबी वाइप्स है जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने हाथों को साफ़ करने के लिए। तो एक कतरा लगा हुआ था तो मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि वो वहीं पे जो है ना क्योर हो जाए और वो फिर बुरा लगेगा। सो फ़ौरन ही मैंने हल्के हाथों के साथ बेबी वाइप्स के साथ वो रिमूव कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि तमाम मटीरियल आपके पास हो ताकि इन केस कोई ऊंच नीच हो जाए तो आप फ़ौरन उस चीज़ को उस मसले को जो है ना वो फ़िक्स कर सकें। सो यहाँ पे मैंने जो आउटर साइड वाला झरोका था वो तो मैंने रख दिया, बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी से ऐसा लग रहा था कि कंप्लीट लुक हो गई, लेकिन अभी इसका जो मेन पार्ट जो है वो आना था, जो कि हमारे पास थी कैलीग्राफी।
एक्रेलिक कटआउट की कटी हुई। अब ये एक्रेलिक कटआउट भी मेरे पास गोल्डन नहीं है, ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर है, रोज़ गोल्ड कलर, या आप इसको आम ज़ुबान में कहें तो कॉपर सा कलर है हमारे पास। सो इसको भी मैंने बहुत ही एहतियात से अपनी ओसीडी सेंस यूज़ करते हुए बिल्कुल मिड में करके रखा। इन केस अगर आपको लग रहा है कि आप ऊपर नीचे ना कर दो तो आप हमेशा अपना इंचेस टेप वगैरह रख के एंड देन मेजर करके उसको लगाओ। सो ये आप देख रहे हैं, करीब से मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस कदर माशाल्लाह से हसीन और बिल्कुल साइज़ वगैरह परफेक्ट होके लगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, इन्फ्यूज़र। ये बेसिकली एक्रेलिक ग्लू टाइप होती है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप पिगमेंट बना के नहीं रखते, जिस टाइम आपको ज़रूरत है आप उसका 1 या 2 चम्मच इसके ये निकालते हो एक्रेलिक ग्लू के, या आप इसको जो है ना, इसको वेंडर्स ने इसको नाम दिया हुआ है इन्फ्यूज़र का। इन्फ्यूज़र का बेसिकली काम ये होता है कि आप इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स डाल के डिफरेंट किस्म का जो है ना वो पिगमेंट तैयार कर सकते हो। ये मैंने एक्रेलिक ग्लू कह लें या इन्फ्यूज़र कह लें, उसके 2 चम्मच आपके सामने निकाले, और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अपना कॉपर कलर का माइका पाउडर। जिस तरह हमारे पास गोल्ड कलर का माइका पाउडर है और हमने उसके साथ काम करके देखा है, सेम हमारे पास ये चीज़ है, कॉपर कलर का पिगमेंट माइका पाउडर ही है। उस इन्फ्यूज़र के अंदर मैंने इसके थोड़ा सा आप कह लें क्वांटिटी, जितना मुझे लग रहा था कि यूज़ होगा वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था ताकि ये बन जाए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैं बताती चलूँ 24 आवर्स के बाद मैं ये स्टेप कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो झरोका है, ये जो हमारा आर्ट पीस बन रहा था एक्रेलिक ब्लैक कटआउट वाला, जिसके ऊपर हमने रोज़ गोल्ड कलर का वो लगाया है, आयत लगाई है कैलीग्राफी वाली, वो तकरीबन वो पूरे का पूरा क्योर हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं इसको क्या कर रही हूँ, अपना इन्फ्यूज़र बना रही हूँ ताकि मैं इसकी अच्छे तरीके से फिनिशिंग वगैरह दे सकूं। अब यहाँ पे मुझे इसकी सैंडिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बॉर्डर लाइन जो है वो मेरी फायर ग्लास क्रिस्टल्स के साथ बनी हुई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्फ्यूज़र के अंदर मैंने ये थोड़ा सा कॉपर का पिगमेंट डाला और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये जो सारे के सारा हमारा पिगमेंट है वो उस एक्रेलिक ग्लू या इन्फ्यूज़र के अंदर जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और किसी किस्म के कोई लम्स वगैरह या कोई उसरा ना रहे। यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर रही हूँ। एक तो वो यकजान भी हो जाएंगे और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो, मतलब इनकी जो आपस में क्या कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे और सही मज़बूती से एक दूसरे का वो है ना साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे एक्रेलिक जिस तरह ही हम लिक्विड गोल्ड के साथ फिनिशिंग देते हैं, सेम उसी तरह हम ब्रश की मदद से इसकी बॉर्डर लाइन दे देंगे। बॉर्डर लाइन देने से ये होगा कि एक कंप्लीट और फिनिश लुक आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि रेजिन प्रोडक्ट्स में प्रोसेस के साथ साथ उसकी मेकिंग के साथ साथ उसकी जो फिनिशिंग है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपके प्रोडक्ट्स को उठा के रखती है और यही उसको 4 चांद लगा देती है। यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथ के साथ आराम के साथ, ताकि जो मेरा अंदर वाला फायर ग्लास क्रिस्टल्स है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई छींटे ना पड़े, ताकि वो अलग से ब्लैक लगे और ये जो पीछे वाली साइड है, जो आउटर बाउंड्री है, वो बिल्कुल हमारी कॉपर वाला इफ़ेक्ट दे। क्योंकि कॉपर मैंने इसलिए किया है, लिक्विड गोल्ड नहीं किया, कॉपर कलर इसलिए किया है ताकि ये जो है वो मेरा इस कैलीग्राफी के साथ कॉम्प्लीमेंट करे।